साल अक्टूबर और नवंबर में होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के पैंतरे से अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जबरदस्त टेंशन में हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको कुछ तारीखों पर गौर करना पड़ेगा। 13 और 14 जुलाई ये वो दो तारीखें हैं जब राहुल गांधी शिरकत करेंगे वारी धार्मिक जुलूस। जी हां, पुणे पंढरपुर धार्मिक जुलूस जो निकलता है, सालाना जुलूस निकलता है, जिसका स्वागत शरद पवार अपने गांव में पहले ही 7 जुलाई को कर चुके हैं। अब राहुल गांधी इस धार्मिक जुलूस में शिरकत करने वाले हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, राहुल गांधी को बाकायदा निमंत्रण आ चुका है और निमंत्रण देने वालों में कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे के अलावा खुद शरद पवार ने राहुल गांधी को यह निमंत्रण दिया है। और 13 और 14 जुलाई को राहुल गांधी बिल्कुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की तर्ज पर 2 दिन तक इस धार्मिक जुलूस में चलने वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं संजय जगताप, उन्होंने बयान दिया है कि 13 और 14 जुलाई को राहुल गांधी भक्तजनों के साथ जो हैं वो इस यात्रा में शिरकत करने वाले हैं और संत ध्यानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालकी का आशीर्वाद भी लेंगे। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि अक्टूबर और नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपना पहला दांव खेल दिया है। राहुल गांधी मोदी 3.0 या ये कहा जाए एनडीए सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो गुजरात पहुंचते हैं, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, वो असम और मणिपुर की यात्रा में हैं। जी हां, असम और मणिपुर की यात्रा में हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात तक नहीं करते हैं। ऐसे में 13 और 14 जुलाई का उनका जाना वारी धार्मिक जुलूस के लिए इसके खासे राजनीतिक मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हिली हुई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पार्टी के नेता हैं तुषार भोसले, उनका बयान सामने आया है। जो इंसान हिंदुओं से नफरत करता है उसे कैसे बुलाया जा सकता है। वारी धार्मिक जुलूस सालों से यहां से गुजर रहा है, मगर शरद पवार ने आज तक इसका अनुसरण क्यों नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बयान संसद में दिया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है कि हिंदुओं का अपमान किया गया, हिंदुओं को हिंसक बताया गया, भाजपा उसे भुनाने की कोशिश कर रही है, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मगर भाजपा भी जानती है कि जनता में इसका इतना असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि वो ये भी जानती है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है, इसीलिए उससे अपने झूठे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मगर इसी वक्त दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आता है और उन्होंने कहा है कि मैंने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना है, राहुल गांधी ने किसी भी सूरत में अपमान नहीं किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब है। सुनिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव हैं। वो राहुल गांधी को हिंदू विरोधी पेश करना चाहते हैं। वो पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें गठबंधन को मिली थी 48 में से 31 सीटें। और सबसे बड़ी बात, गठबंधन में यानी कि जो अघाड़ी गठबंधन था, उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी
13 सीटें, और इसमें राहुल गांधी का अपना एक योगदान रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। मगर जो झटका भाजपा को लगा है कि शंकराचार्य ने उस बयान को देखा, पढ़ा और अब उनका बयान सामने आ गया है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शंकराचार्य का यह बयान राहुल गांधी को ताकत देता है और यह भाजपा के लिए कहीं ना कहीं झटका है। मगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उद्धव ठाकरे का मास्टर स्ट्रोक भी इस वक्त भाजपा को टेंशन दे रहा है। और क्यों, इसे आपको समझना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे दो बातें रख रहे हैं और इन दोनों ही बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के सारे कर्जे माफ किए जाएं। पहली मांग उनकी, किसानों के सारे कर्जे माफ किए जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ इलाकों में इसका कितना बड़ा प्रभाव है। किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर किसी राज्य में करते हैं तो महाराष्ट्र में करते हैं, और ऐसे में चुनावों से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने दांव खेला है। बात यहां नहीं रुकती है, वो केंद्र सरकार पर एक और मुद्दे को लेकर दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण का दायरा 50% है। वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि 50% के दायरे को बढ़ाया जाए, और यह काम सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, ताकि न सिर्फ मराठा बल्कि अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। यानी कि उद्धव ठाकरे के दो दाव हैं। पहला दाव है किसान कर्जा माफी और दूसरा आरक्षण के दायरे को बढ़ाना। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि आरक्षण और संविधान ये दो पहलू हैं जिसको लेकर एमवीए को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में खासी सफलता मिली। भाजपा के नेता तमाम ये बयान दे रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, बदल देंगे, बदल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी उन नेताओं को डांट नहीं लगाई। नतीजा, वोटर्स को एक मैसेज गया, खासतौर से पिछड़े वर्गों और दलितों को, कि अगर भाजपा को 400 सीटें मिल गई तो वो आरक्षण जो है वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका निशाना होगा संविधान पर। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने ये दो मुद्दे उठाए हैं। और इसका असर ये हो रहा है दोस्तों कि राज्य सरकार ढेरों लोक लुभावन योजनाएं लेकर आ रही है। कौन सी वो लोक लुभावन योजनाएं आपके स्क्रीन पर? दोस्तों, हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जो हैं वो बजट पेश करते हैं, और उस बजट में वो कई लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र करते हैं। और आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि महज 3 महीने रह गए महाराष्ट्र के चुनावों में, और अब जाकर ये योजनाएं आती हैं। जाहिर सी बात है कि एमवीए को जो 48 में से 31 सीटें मिली हैं, उसका असर भाजपा गठबंधन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो कौन सी योजना है जिसकी घोषणा अजीत पवार ने की आपकी स्क्रीन पर? इनमें से एक योजना है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, एक है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है उसमें प्रावधान है औरतों को 3 गैस सिलेंडर। इसके अलावा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, उसके जरिए जो औरतें हैं 21 से 60 साल के वर्ग में उन्हें 1500 रुपए देने की बात की जा रही है। कहने का अर्थ साफ है, जिस तरह की सफलता उद्धव और राहुल गांधी को इन चुनावों में मिली है, उसी के चलते ये लोक लुभावन योजनाएं जो हैं वो सामने उभर कर आई हैं। और इस पर भी करारा प्रहार किया है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर से दिए गए एक बयान में कहा है कि इन योजनाओं का मकसद सिर्फ लोक लुभावन राजनीति है। उन्होंने ये कहा कि ये योजनाएं शुरू ही नहीं होंगी क्योंकि ये सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आने वाली। और साफ तौर पर उद्धव और राहुल का डर भाजपा गठबंधन में दिखाई दे रहा है।